हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बल गतिकी के अध्ययन कर रहे हैं। रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के वेगों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमने थ्योरेटिकल लेक्चर में भी स्पष्ट किया था, वेग के आधार पर अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं: अति तीव्र अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रियाएं और मंद गति की अभिक्रियाएं। इस न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर को देखने से पहले एक बार आप थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, वो है आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जब आपको रासायनिक बल गति का थ्योरी क्लियर होगी तभी आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। इन न्यूमेरिकल्स को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने अभिक्रिया आवेग से संबंधित न्यूमेरिकल लिए हैं, उसके बाद हमने अभिक्रिया की कोटि से संबंधित न्यूमेरिकल लिए हैं और लास्ट में हमने शून्य कोटि प्रथम कोटि से संबंधित फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल्स लिए हैं। इन वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ फाइल हमारे पास अवेलेबल है। यदि आपको थ्योरेटिकल लेक्चर से संबंधित और न्यूमेरिकल लेक्चर से संबंधित पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी आप इन थ्योरेटिकल लेक्चर्स को देखें, न्यूमेरिकल लेक्चर्स को देखें, तो आप इनको लिखिएगा जरूर, करिएगा अवश्य, जिससे कि आपकी नॉलेज इंप्रूव हो सके, स्पष्ट हो सके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप एक न्यूमेरिकल को लिखा हुआ देख सकते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अभिकारक तथा उत्पाद के पदों में अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। एक अभिक्रिया दे रखी है 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस इज इक्वल टू 4NO गैस प्लस 6H2O गैस। आप जानते हैं कि अभिक्रिया की दर उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि की दर के बराबर होती है और अभिकारकों की सांद्रता में कमी के दर के बराबर होती है। कमी के लिए हम माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं और वृद्धि के लिए हम प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक के 4 अणु हैं और इनकी सांद्रता घटेगी, तो माइनस 1/4 डेल्टा NH3 का सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता बटे डेल्टा टी। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 5 अणु हैं और ये भी अभिकारक है, सांद्रता इसकी घटेगी, माइनस 1/5 डेल्टा O2 का सांद्रता बटे डेल्टा टी। उत्पाद के रूप में NO है और जैसे जैसे समय व्यतीत होगा इसकी सांद्रता बढ़ेगी, प्लस 1/4 डेल्टा NO की सांद्रता बटे डेल्टा टी। और एक उत्पाद और है जल, तो प्लस 1/6 डेल्टा H2O का सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता बटे डेल्टा टी। तो इस प्रकार से हमने अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। पहले वाले पार्ट में कहता है यदि NO के बनने की दर, देखिए ध्यान दीजिएगा, दर दे रखी है, NO के बनने की दर। NO कहाँ है, ये इसके पूरे की पूरा मान दे रखा D या डेल्टा NO की सांद्रता बटे डेल्टा टी। इसका मान जो है 3.6 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। तो NH3 के विलोप होने की दर ज्ञात कीजिए। NH3 एरिया, इसके विलोप होने की दर यानी कि डेल्टा NH3 की सांद्रता बटे डेल्टा टी ज्ञात करवा रहा है। तो ये हमसे पूछ रहा है, ये हमको दे रखा है, इन दोनों को ले लेते हैं। चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं है। 1/4 डेल्टा NH3 की सांद्रता बटे डेल्टा टी बराबर 1/4 डेल्टा NO की सांद्रता बटे डेल्टा टी। डेल्टा NO की सांद्रता बटे डेल्टा टी का मान इसने दे रखा 3.6 × 10⁻³ 1/4 3.6 × 10⁻³ इसका इधर मान लगा दीजिए 1/4 डेल्टा NH3 की सांद्रता बटे डेल्टा टी। 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, तो अमोनिया के विलोप होने की दर यानी कि डेल्टा NH3 की सांद्रता बटे डेल्टा टी का मान 3.6 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो जाएगा। सेकंड पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। इस वाले पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकंड पार्ट में
वह कह रहे हैं H2O के उत्पादन की दर ज्ञात कीजिए। H2O के उत्पादन की दर कहाँ दे रखी है, ये दे रखी है 1/6 डेल्टा H2O की सांद्रता बटे डेल्टा T, और दे क्या रखा है, NO के बनने की दर दे रखी है, यानी कि ये 1/4 डेल्टा NO की सांद्रता बटे डेल्टा T मान लगा दीजिए। इसका मान है 3.6 × 10⁻³ 1/6 डेल्टा H2O की सांद्रता बटे डेल्टा T। इसका मान हमसे पूछा है, 6 पक्षांतर कर दीजिए, और डेल्टा H2O की सांद्रता बटे डेल्टा T अर्थात H2O के बनने की दर बराबर 6/4 गुणा 3.6 गुणा 10⁻³ 4 9 9 बार कैंसिल हो जाएगा, 5.4 गुणा 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से दोनों पार्ट हम कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको करने का प्रयास कीजिएगा। एक अन्य उदाहरण के द्वारा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ये उदाहरण आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएंगे। सामने ग्रीन बोर्ड पर देखिएगा, लिखा है निम्नलिखित अभिक्रिया एक बंद पात्र में हो रही है। 2N2O5 गैस इक्वल टू 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। देखिए, गैस अवस्था में या फिर द्रव अवस्था में यदि अभिकारक और उत्पाद होंगे तभी हम उनकी अभिक्रिया की दर ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि तभी उनकी सांद्रता चेंज होती है। यदि अभिकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में होंगे तो उनके लिए अभिक्रिया की दर 0 होगी, क्योंकि उनकी सांद्रता, अर्थात ठोस अवस्था में यदि कोई अभिकारक और उत्पाद होता है तो उनकी सांद्रता चेंज नहीं होती है। तो ये कह रहे हैं यदि 5 सेकंड में NO2 की सांद्रता 2 × 10⁻² मोल प्रति लीटर बढ़ती हो तो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए। तो अभिक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन, अभिकारकों की सांद्रता में क्या कमी हो रही है, -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T। उत्पादों की सांद्रता में क्या वृद्धि हो रही है, +1/4 डेल्टा NO2 की सांद्रता बटे डेल्टा T, और एक अभिकारक और है O2, तो डेल्टा O2 की सांद्रता बटे डेल्टा T। तो अभिक्रिया की दर हमने ज्ञात कर दी है। यदि 5 सेकंड में NO2 की सांद्रता 2 × 10⁻² मोल प्रति लीटर बढ़ती हो, तो फर्स्ट पार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, NO2 की सांद्रता दे रखी है, ये वाला हिस्सा 1/4 डेल्टा NO2 की सांद्रता बटे डेल्टा T मान लगा दीजिए। तो 1/4 और 2 × 10⁻² बटे 5, 5 चौक 20, 2 × 10⁻² बटे 20, 2 से 10 बार कैंसिल कर दीजिए, 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये अभिक्रिया का वेग आ गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है N2O5 की सांद्रता की दर ज्ञात कीजिए। N2O5 की सांद्रता की दर ये पूछ रहा है आपसे। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर 1/2 डेल्टा N2O5 की सांद्रता बटे डेल्टा T। तो ये हो गया 2 गुणा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डेल्टा N2O5 की सांद्रता बटे डेल्टा T। तो मान लगा दीजिए, डेल्टा N2O5 की सांद्रता बटे डेल्टा T का मान पूछा है 2 गुणा रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन है 10⁻³ तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यानी कि N2O5 की सांद्रता की दर, अर्थात उसके सांद्रता घटने की दर,
2 गुणा 10 की घात माइनस के 3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड के बराबर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको करने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टडी करते हैं। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख सकते हैं, किसी अभिक्रिया के लिए मान लीजिए अभिक्रिया 2a + b = 3c है। t समय पर c के बनने की दर 1.2 गुणा 10 की घात माइनस के 6 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। पहले पार्ट में कह रहे हैं अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए और एक एक घटने की दर ज्ञात कीजिए। तो ये जो रिएक्शन है 2a + b = 3c, इसकी अभिक्रिया की दर की हम समीकरण बना लेते हैं। अभिक्रिया का वेग बराबर -1/2 डेल्टा एस की सांद्रता बटे डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा बी की सांद्रता बटे डेल्टा टी बराबर प्लस 1/3 डेल्टा सी की सांद्रता बटे डेल्टा टी। यहाँ जो माइनस और प्लस का चिन्ह है वह केवल कमी और वृद्धि को ही प्रदर्शित कर रहा है, बाकी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यदि हम सवाल को देखें तो उसमें वह कहता है सी के बनने की दर, यानी कि ये दे रखा डेल्टा सी बटे डेल्टा टी 1.2 गुणा 10 की घात माइनस के 6 मोल प्रति लीटर है। अभिक्रिया की दर बताइए। अभिक्रिया का वेग ये है, तो इन दोनों को ही ले लेते हैं। अभिक्रिया का वेग बराबर प्लस 1/3 डेल्टा सी बटे डेल्टा टी 1/3 डेल्टा सी बटे डेल्टा टी का मान दे रखा है इसने 1.2 गुणा 10 की घात माइनस के 6, 0.4 गुणा 10 की घात माइनस के 6 या 4 गुणा 10 की घात माइनस के 7 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से अभिक्रिया का वेग ज्ञात हो गया। एक एक घटने की दर पूछ रहा है, तो अभिक्रिया का वेग अब हमको मालूम पड़ गया। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हमसे पूछ रहा है, तो सेकंड पार्ट में अभिक्रिया का वेग बराबर 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अभिक्रिया का वेग लगा दीजिए 4 गुणा 10 की घात माइनस के 7 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। पक्षांतर कर दीजिए 8 गुणा 10 की घात माइनस के 7 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। इकाई लिख दीजिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो डेल्टा ए के घटने की दर है 8 गुणा 10 की घात माइनस के 7 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को समझते हैं। ग्रीन बोर्ड पर आप इसको लिखा हुआ देख सकते हैं। 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर N2O5 पे विघटन की दर निम्न समीकरण के अनुसार है। N2O5 गैस = N2O4 गैस प्लस 1/2 O2 गैस। यदि प्रारंभिक दाब 114 mm हो, 25 मिनट के बाद गैसीय मिश्रण का कुल दाब 133 mm हो, तो अभिक्रिया का औसत वेग वायुमंडल प्रति मिनट तथा मोल प्रति लीटर प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए। तो अच्छा सवाल है। इसमें शुरू में अभिकारक का दाब दे रखा है 114 mm और बाद को मिश्रण का कुल दाब दे रखा है, जो कि अभिकारक और उत्पादों के दाब के योग के बराबर होगा। औसत वेग दो प्रकार से पूछा है, वायुमंडल प्रति मिनट में और मोल प्रति लीटर प्रति मिनट में। औसत वेग अभिकारक की सांद्रता के ऋणात्मक दर N2O5 की सांद्रता बटे डेल्टा टी या फिर अभिकारकों की सांद्रता के धनात्मक दर प्लस डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी बराबर 1/2 है। इसका 1 का 1/2 करोगे तो 2 माइनस डेल्टा O2 बटे डेल्टा टी। तो N2O5 गैस = N2O4 गैस प्लस 1/2 O2 गैस। प्रारंभ में दाब 114 mm है, अभिक्रिया नहीं हुई
N24 और O2 नहीं बने, यहाँ लिख देता हूं मैं प्रारंभ में। माना पच्चीस मिनट के बाद N2O5 का दाब PMM घट जाता है, तो घटा दीजिए 114 माइनस पी, जितना मोल इसका है N25 का उतना ही इसका है PMM, और P/2 mm 25 मिनट पर। पच्चीस मिनट पर मिश्रण का दाब सबके योग के बराबर हो जाएगा 114 माइनस पी प्लस P/2, जो कि 133 के बराबर है। ये कैंसिल कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। 133 में से 114 माइनस करेंगे 19 और उसका डबल कर देंगे 38। पी की वैल्यू 38 mm आ गई। तो N2O5 का 25 मिनट के बाद जो दाब है वो ज्ञात कर लीजिए। 25 मिनट पर N2O5 का दाब 114 माइनस 38 यानी कि 76 mm। इसको वायुमंडल में चेंज कर लीजिए। हम जानते हैं कि एक वायुमंडल में 760 mm होते हैं, तो 25 मिनट पर N2O5 का दाब बराबर 76/760 बराबर 1/10 ATM। क्योंकि सांद्रता और दाब एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो औसत वेग निकाल दीजिए अभिकारकों के सेंस में। तो औसत वेग बराबर ऋणात्मक चिन्ह छोड़ दीजिए यहाँ पर। N2O5 की सांद्रता दाब के पदों में 1/10 है, 1/10, और 25 मिनट के बाद निकालनी है। 400 ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 25 चौका 100, 4/1000 बराबर 4 गुणा 10 की घात -3 ATM प्रति मिनट। अब 4 गुणा 10 की घात -3 को मोल प्रति लीटर प्रति मिनट में चेंज करना है। तो हम जानते हैं PV = nRT। n अपॉन v का मान निकाल लीजिए। n का मतलब मोलों की संख्या, v आयतन लीटर में, हो जाएगा P/RT। p का मान है 4 गुणा 10 की घात -3, 0.0821 गुणा टेम्परेचर चाहिए परम ताप में, केल्विन में बदलना है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ दीजिए, 473। इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 38.8। इसको 40 के बराबर मान लीजिए। 1/10 गुणा 10 की घात -3, 10 की घात -4 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। इस तरीके से हम इसकी गुणा भाग कर लेंगे। अच्छा सवाल है।
करने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई कठिनाई आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टडी करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि ब्यूटाइल क्लोराइड की सांद्रता भिन्न भिन्न समय पर निम्न प्रकार है। 0 समय पर 0 सेकंड पर सांद्रता 0.100 मोल प्रति लीटर है। ये C4H9 की प्रारंभिक सांद्रता है। यहां मैं लिख दे रहा हूं प्रारंभिक सांद्रता। अब जैसे जैसे समय व्यतीत होता है वैसे वैसे इसकी सांद्रता घटती है। 50 सेकंड पर सांद्रता घटकर 0.0905 मोल प्रति लीटर हो जाती है। 100 सेकंड के बाद सांद्रता और घट जाती है, 0.082 मोल प्रति लीटर हो जाती है। इसी प्रकार से 150 सेकंड पर सांद्रता और घट गई, 200 सेकंड पर, 300 सेकंड पर सांद्रता घट करके 0.0549 मोल प्रति लीटर हो गई है। औसत वेग की गणना करवा रहा है तो हम जानते हैं कि औसत वेग, क्योंकि ये सांद्रता अभिकारक की है C4H9Cl, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वैसे वैसे सांद्रता घटती है। T2 सेकंड पर सांद्रता माइनस T1 सेकंड पर सांद्रता बटे T2 माइनस T1। देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो बड़ी ब्रैकेट है ये सांद्रता को व्यक्त कर रही है। तो T2 सेकंड पर क्या सांद्रता है, मान लीजिए 50 सेकंड पर सांद्रता है 0.0905, तो ये T2 सेकंड पर सांद्रता हो गई। और T1 का मतलब है इससे पहले वाली सांद्रता, आप 0 सेकंड पर मान सकते हैं। 0 सेकंड पर जो सांद्रता है वह है 0.100 मोल प्रति लीटर। तो इस प्रकार से विभिन्न औसत वेग इसके ज्ञात हो सकते हैं। यदि मैं औसत वेग निकालूं 50 सेकंड पर और 0 सेकंड के बीच में, तो मैंने उसको औसत वेग नंबर 1 कह दिया है, बराबर माइनस, मान लगा दीजिए 0.0905, 0.09 ही लिख दे रहा हूं मैं इसको, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। माइनस 0.10 अपॉन 50 माइनस 0, सरल कर लीजिए, माइनस में आ जाएगा ये 9, माइनस में ही आएगा क्योंकि 0.09 छोटी क्वांटिटी है और 0.10 बड़ी क्वांटिटी है, तो आ जाएगा माइनस के 0.01 बटे 50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.01 बटे 50, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिएगा तो आ जाएगा 0.02 बटे 100। इसको ऐसे लिख देंगे हम 0.02 गुणा 10 की घात माइनस के 2, या फिर 2.0 गुणा 10 की घात माइनस के 4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से ये प्रथम औसत वेग हमको प्राप्त हो गया। आइए और समझने का प्रयास करते हैं। औसत वेग आप भिन्न भिन्न समय पर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहला औसत वेग जो है वो 0 से 50 सेकंड के बीच में निकाला। अगला औसत वेग में 50 से 100 सेकंड के बीच में निकाल सकता हूं। अगर मैं इसको लिखूं, औसत वेग नंबर 2 बराबर माइनस T3 माइनस T2 पर सांद्रताएं बटे T3 माइनस T2, मान लगा दीजिए, माइनस T3 यानी कि 100 सेकंड पे जो सांद्रता है वह है 0.08 माइनस, और T2 समय यानी 50 सेकंड पे जो सांद्रता है वह है 0.09 बटे 100 माइनस 50, सरल कर लीजिए, माइनस में आ जाएगा 0.01 बटे 50, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, यह आ जाएगा 0.02 गुणा 10 की घात माइनस के 2, या फिर 2.0 गुणा 10 की घात माइनस के 4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो आप इस प्रकार भिन्न भिन्न समय पर औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पे फिर हर एक बार डिफरेंस जो रखा है वो 50 सेकंड का ही रखा है, 0 से लेकर 50 सेकंड, 50 से लेकर 100 सेकंड, 100 से लेकर 150 सेकंड पर भी हम औसत वेग नंबर 3 ज्ञात कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप 0 सेकंड और 100 सेकंड के बीच का भी औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका औसत वेग आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, इसको भिन्न भिन्न प्रकार से आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टडी करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। न्यूमेरिकल में कह रहे हैं CCl4 विलियन में N2O5 का 318 केल्विन ताप पर विघटन निम्न प्रकार हो रहा है। 2N2O5 गैस इज इक्वल टू 2N2O4 गैस प्लस O2 गैस। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता 2.33 मोल प्रति लीटर है, ये प्रारंभिक सांद्रता हो गई इसकी, परंतु 184 मिनट के बाद यह घट करके 2.08 मोल प्रति लीटर हो जाती है। ये 184 मिनट के बाद इसकी सांद्रता दे रखी है 2.08 मोल प्रति लीटर। औसत वेग ज्ञात कीजिए मोल प्रति सेकंड में, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट में, मोल प्रति लीटर प्रति घंटे में। तो औसत वेग का सूत्र बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता दे रखी है तो औसत वेग बराबर माइनस इसके मोलों की संख्या 2 है तो 1/2 सांद्रता परिवर्तन बटे समय अंतर, मान लगा दीजिए माइनस 1/2 समय सांद्रता परिवर्तन 184 मिनट के बाद जो सांद्रता है 2.08 और प्रारंभिक सांद्रता 2.33, 2.08 माइनस 2.33 बटे 184 माइनस 0। सरल कर लीजिएगा इसको, माइनस 1/2 गुणा माइनस में जाएगा 0.25 बटे 184 या 0.25 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 गुणा 184। सरल कर लेंगे, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट में सांद्रता हमको प्राप्त हो जाएगी जो कि 6.79 गुणा 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति मिनट के बराबर होगी। अभी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड में भी इसकी सांद्रता पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पर करेक्शन कर दूं, इसको मिनट को 60 से गुणा करके सेकंड में मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं, गुणा 60। तो यहाँ पर जो सांद्रता सेकंड में प्राप्त हो जाएगी उसका मान होगा 1.13 गुणा 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। और यदि मैं इसको यहाँ पर घंटे में चेंज करूं तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में 1/60 घंटे होते हैं। तो ये 60 जो है वो ऊपर की ओर चला जाएगा। और यदि मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो इसका मान मोल प्रति लीटर प्रति घंटे में हमको प्राप्त हो जाएगा जो कि 4.07 गुणा 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर प्रति घंटे के बराबर होगा। तो अच्छा सवाल है, इसमें केवल हमने इसकी यूनिट चेंज करनी है, इसको करने का प्रयास कीजिएगा। आइए कुछ अन्य न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। 3 न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे ग्रीन बोर्ड पर लिख रखे हैं। तीनों ही न्यूमेरिकल एक जैसे हैं, एक एक करके इनको करने का प्रयास करते हैं। पहले न्यूमेरिकल में 2NO2 गैस प्लस F2 गैस इज इक्वल टू 2NO2F गैस, उपरोक्त अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए। तो अभिक्रिया की दर, क्योंकि यहाँ पर अभिकारकों की सांद्रता घटती है तो अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर के बराबर होगी। क्योंकि यहाँ पर 2 अभिकारक हैं NO2 और F2, तो माइनस 1/2 डेल्टा NO2 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन डेल्टा T। दूसरा अभिकारक है F2 माइनस डेल्टा F2 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन डेल्टा T। और NO2F उत्पाद है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है तो प्लस 1/2 डेल्टा NO2F की सांद्रता परिवर्तन बटे डेल्टा T। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में 2H2 गैस प्लस O2 गैस इक्वल टू 2H2O गैस, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए H2O के उत्पादन की दर, O2 अभिकारक की दर ज्ञात कीजिए। तो अभिक्रिया की दर पूछी है इसने,
और H2O के उत्पादन के सेंस में पूछी है, प्लस 1/2 डेल्टा H2O का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन डेल्टा टी, और O2 अभिकारक के सेंस में पूछी है, तो O2 जो है वो अभिकारक है, इसकी सांद्रता घटेगी, तो माइनस डेल्टा O2 की सांद्रता बटे डेल्टा टी। इस प्रकार से आप ये दोनों न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस इज इक्वल टू 4NO गैस प्लस 6H2O गैस अभिक्रिया दर पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थों की सांद्रता में कमी की दर और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि की दर के बराबर होती है। तो अभिक्रिया की दर बराबर माइनस 1/4 डेल्टा NH3 का सक्रिय द्रव्यमान बटे डेल्टा टी माइनस 1/5 डेल्टा O2 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन डेल्टा टी। उत्पाद के रूप में यहाँ पर NO और H2O हैं, तो प्लस 1/4 डेल्टा NO का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन डेल्टा टी, और एक उत्पाद के रूप में H2O है जिसके 6 अणु हैं, तो प्लस 1/6 डेल्टा H2O का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन डेल्टा टी। इस प्रकार से अभिक्रिया की दर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं तीनों ही न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टडी करते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर इसको लिखा देख सकते हैं, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। एक बंद पात्र में निम्नलिखित अभिक्रिया हो रही है, 2x = y + 3z, x के वियोजन की दर dx/dt, माइनस का चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि x की सांद्रता घट रही है। अब वियोजन की दर दे रखी है इसने 0.066 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, तो y के उत्पादन की दर और z के उत्पादन की दर अर्थात dy कंसंट्रेशन अपॉन dt, dz कंसंट्रेशन अपॉन dt ज्ञात करने को कहता है। तो उपरोक्त अभिक्रिया की वेग समीकरण बना लेते हैं। हम जानते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है या अभिक्रिया की जो दर है वह अभिकारी पदार्थों की सांद्रता में कमी की दर के बराबर होता है। तो माइनस 1/2 dx कंसंट्रेशन अपॉन dt, और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि की दर के बराबर होता है dy कंसंट्रेशन अपॉन dt। एक उत्पाद और है, प्लस 1/3 dz कंसंट्रेशन अपॉन dt। अब दे क्या रखा है इसने, दिया है dx कंसंट्रेशन अपॉन dt दे रखा है 0.066 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। पूछ क्या रहा है, dy अपॉन dt और dz अपॉन dt इसने हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। तो 1/2 dx अपॉन dt बराबर dy अपॉन dt। dx अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है इसने 0.066, dz कंसंट्रेशन अपॉन dt की वैल्यू हम निकाल लेंगे जो कि होगी 0.033 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब हम इन दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। तो dz अपॉन dt हमको पता चल जाएगा 1/3 dz अपॉन dt बराबर 1/2। चिन्ह छोड़ देंगे, इनसे हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये तो कमी और वृद्धि को बताते हैं। dz अपॉन dt बराबर 3/2 और dx अपॉन dt की वैल्यू हमको दे रखी है
0.066 कैंसिल कर दीजिए, 0.033 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.099 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड डी जेड कंसंट्रेशन अपॉन dt अर्थात जेड के उत्पादन की दर हमको प्राप्त हो जाएगी। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टडी करते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप इसको लिखा देख सकते हैं। एक बंद पाथ में निम्नलिखित अभिक्रिया हो रही है 2a = 4b + c 10 सेकंड में b की सांद्रता में 5 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर की वृद्धि होती है, तो b के उत्पादन की दर तथा a के वियोजन की दर ज्ञात कीजिए। तो रिएक्शन दे रखी है इसमें 2a = 4b + c। अभिक्रिया की दर की समीकरण बना लीजिए। अभिक्रिया की दर बराबर -1/2 डेल्टा A कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T प्लस 1/4 डेल्टा B कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। इसमें प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। प्लस का चिन्ह ये बताता है कि अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो रही है। अब दे क्या रखा है, 10 सेकंड में बी की सांद्रता में 5 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर की वृद्धि होती है। तो अभिक्रिया की दर ज्ञात कर लीजिए। अभिक्रिया की दर बराबर प्लस 1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। मान लगा दीजिए 1/4 5 × 10⁻³ सरल कर लीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1.25 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब पूछ क्या रहे हैं, बी के उत्पादन की दर पूछ रहे हैं। तो अभिक्रिया की दर हमको मालूम है और 1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हमसे पूछा है। तो अभिक्रिया की दर बराबर 1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। मान लगा दीजिए 1.25 × 10⁻⁴ बराबर 1/4 डेल्टा बी कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। ये पूछ रहे हैं डेल्टा बी कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, सरल कर लीजिए। 5 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं ए के वियोजन की दर। अभिक्रिया की दर हमको मालूम है, अभिक्रिया की दर और ए के वियोजन की दर 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। मान लगा दीजिए 1.25 × 10⁻⁴ बराबर 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। सरल कर लीजिए इसको, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी गुणा कर दीजिए 2.5 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझाने के लिए, अभिक्रिया की कोटि को समझाने के लिए हमने एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल लिया है। पहले हम एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर उसके आंसर को समझने का प्रयास करेंगे। एक समांगी अपघटन की अभिक्रिया निम्न प्रकार की है 2N2O5 गैस = 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। तो समांगी क्यों है? समांगी इसलिए है क्योंकि अभिकारक और उत्पाद एक ही भौतिक अवस्था में है। यदि आप यहाँ पे अभिकारकों को देखें और उत्पादों की भौतिक अवस्था को देखें तो वह आपको एक जैसी अर्थात गैस अवस्था में दिखाएंगी। हालांकि हमें यहाँ पर इससे मतलब नहीं है। अपघटन का मतलब है टूट जाना। यहाँ पे N2O5 NO2 और O2 में टूट रहा है, यद्यपि इसका भी यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है। मैंने आपको शब्दों का मतलब समझाने का प्रयास किया। फिर से बोल देता हूँ, एक समांगी अपघटन की अभिक्रिया निम्न प्रकार है 2N2O5 गैस = 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। अभिक्रिया का वेग दे रखा है -1/2 डेल्टा N2O5 का शक्ति द्रव्यमान बटे डेल्टा टी। अभिक्रिया का वेग और ये जो -1/2 डेल्टा N2O5 का शक्ति द्रव्यमान बटे डेल्टा टी एक ही बात है। एक ही बात क्यों है? क्योंकि हमने पीछे समझ चुके हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारी पदार्थों की सांद्रता के
घटते क्रम में या कमी में बताया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ती है वैसे वैसे अभिकारकों की सांद्रताएं घटती जाती है और उत्पादों की सांद्रताएं बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह ये व्यक्त कर रहा है कि समय अनुसार अभिकारक की सांद्रता घट रही है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के दर में होने वाली कमी के बराबर है। दर का मतलब हो गया हमने उसको समय से भाग कर दिया, अर्थात सांद्रता को समय से भाग कर दिया है। और माइनस का चिन्ह ये बताता है कि अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारी पदार्थों की सांद्रता के घटी सांद्रता के दर के बराबर है। बाकी इसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है या -1/2 डेल्टा N2O5 का सक्रिय द्रव्यमान बटे डेल्टा टी, ये एक ही बात है जो कि बराबर है के एक वेग स्थिरांक है और N2O5 का सक्रिय द्रव्यमान। तो ये कहना चाहते हैं कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने को कह रहे हैं। अभी मैंने आपको स्पष्ट किया था कि अभिक्रिया की कोटि अभिकारी पदार्थों के उन अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है जो कि समय अनुसार चेंज हो रहे होते हैं। तो और जो चेंज होने वाले अणुओं की संख्या होती है वो सांद्रता के घात के रूप में शो की जाती है। यहाँ पर अभिकारी पदार्थों की सांद्रता की जो घात है वो 1 है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊपर जो रिएक्शन लिखी है 2N2O5 गैस इज इक्वल टू 4NO2 गैस प्लस O2 गैस, इसमें अभिक्रिया की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। आइए एनसीईआरटी के नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इसके द्वारा भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको मैं कहा जा रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया दर के लिए अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। दो अभिक्रिया की दर दे रखी है इसने। पहले पॉइंट में कह रहा है कि अभिक्रिया की दर बराबर के ए के सक्रिय द्रव्यमान की घात 1/2 और बी का सक्रिय द्रव्यमान। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो सक्रिय द्रव्यमानों के ऊपर जो घात लगी हुई है आप उनको जोड़ दीजिए। इस प्रकार से पहली अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि 3/2 अर्थात 1.5 प्राप्त हो जाएगी। जबकि जो दूसरी अभिक्रिया है उसकी अभिक्रिया की दर के ए के सक्रिय द्रव्यमान की घात 3/2 और बी के सक्रिय द्रव्यमान की घात -1/2 के बराबर है। तो इसके अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। इन दोनों के सक्रिय द्रव्यमान के ऊपर जो घात लग रही है आप उनको जोड़ दें। लघुत्तम ले लीजिए। इस प्रकार से अभिक्रिया की कोटि 1 प्राप्त हो जाएगी। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप इसको कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अभिक्रिया कोटि से संबंधित जो आपका कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टडी करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, एक गैसीय अभिक्रिया की दर पात्र का आयतन दुगना कर देने पर आधी रह जाती है। अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो यहाँ पर पात्र का आयतन यदि हम दुगना कर देते हैं, मान लीजिए ये एक पात्र है, इसका आयतन हमने पहले से दुगना कर दिया, तो निश्चित ही इसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसकी सांद्रता पहले के मुकाबले आधी रह जाएगी। तो इसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक अभिक्रिया इस प्रकार से है, A इज इक्वल टू उत्पाद। A एक गैस है जो कि इस पात्र में भरी हुई है। हमको अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। तो अभिक्रिया का वेग जिसको हम dx/dt कह देते हैं समानुपाती A के सक्रिय द्रव्यमान की घात अल्फा। यदि हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे तो वह ही अभिक्रिया की कोटि होगी। इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, dx/dt समानुपाती का चिन्ह हटाकर एक नियतांक लगा देता हूं k, जिसको कि वेग स्थिरांक कहते हैं। समीकरण नंबर 1, जैसे कि वह न्यूमेरिकल में कह रहे हैं पात्र का आयतन दुगना कर देने पर अभिक्रिया की दर आधी रह जाती है। तो आधी कर दीजिए 1/2 dx/dt। और जब आप पात्र का आयतन दुगना कर देंगे तो सांद्रता भी आधी हो जाएगी। समीकरण नंबर 2, इन समीकरण नंबर 1 और 2 को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। तो dx/dt 1/2 dx/dt बराबर के A के सक्रिय द्रव्यमान की घात अल्फा और के A/2 के सक्रिय द्रव्यमान की घात अल्फा। कैंसिल कर दीजिए, जो बातें कैंसिल हो रही हैं। 2 ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूं A और A/2 के सक्रिय द्रव्यमान की घात अल्फा। इसका भी A से A कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा।
तो 2 बराबर 2 की घात अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा का मान 1 आ गया। इस प्रकार से ये अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया ज्ञात हुई। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टडी करते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी की बुक में ये न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। न्यूमेरिकल में कह रहे हैं एक अभिक्रिया की अभिक्रिया दर समीकरण दे रखी है, dx/dt बराबर के NO3 NO2 आयन सक्रिय द्रव्यमान, I आयन सक्रिय द्रव्यमान और H आयन सक्रिय द्रव्यमान की घात 2 अभिक्रिया दर पर क्या प्रभाव होगा यदि H आयन की सांद्रता दुगना करना है। तो जो इसमें वेग समीकरण दे रखी है dx/dt बराबर के NO2 आयन सक्रिय द्रव्यमान, I आयन सक्रिय द्रव्यमान और H आयन के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2, इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। यहाँ पर के वेग स्थिरांक है। फर्स्ट कंडीशन में ये कहते हैं कि H आयन की सांद्रता दुगनी कर दीजिए। तो नया अभिक्रिया का वेग हो गया dx/dt1, बाकी सब जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। NO2 आयन सक्रिय द्रव्यमान, I आयन सक्रिय द्रव्यमान और H आयन के सक्रिय द्रव्यमान को दुगना कर दीजिए। और जब आप इस ब्रैकेट से इसको बाहर निकाल कर लाएंगे 2 को, तो ये 4 हो जाएगा। के NO2 आयन सक्रिय द्रव्यमान, I आयन सक्रिय द्रव्यमान, H आयन सक्रिय द्रव्यमान की घात 2 dx/dt1। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से इतनी जो पोर्शन है उसका मान dx/dt है। तो dx/dt1 बराबर 4 dx/dt। यदि H आयन की सांद्रता दुगना कर दें तो नवीन अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग का 4 गुना हो जाएगा। आइए सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में I आयन सांद्रता को उसने आधा कर दिया है। तो I आयन सांद्रता को आधा कर दीजिए, बाकी सब कुछ ऐसा ही है। नया वेग हो गया, यहां पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। dx/dt2 बराबर के NO2 आयन सक्रिय द्रव्यमान, I आयन सक्रिय द्रव्यमान बटे 2 और H आयन सक्रिय द्रव्यमान की घात 2, 1/2 को बाहर ले लीजिए। के NO2 आयन सक्रिय द्रव्यमान, I आयन सक्रिय द्रव्यमान और H आयन सक्रिय द्रव्यमान की घात 2। समीकरण नंबर 1 से इतनी वैल्यू dx/dt के बराबर हो गई। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि नया वेग प्रारंभिक वेग का आधा होगा यदि I आयन की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी कर दें तो अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग का आधा हो जाएगा। आइए थर्ड कंडीशन की ओर चलते हैं। थर्ड कंडीशन में कह रहे हैं NO2 आयन सक्रिय द्रव्यमान, I आयन सक्रिय द्रव्यमान, H आयन सक्रिय द्रव्यमान 3 गुना कर दें। अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन नया वेग हो गया dx/dt
dt3 बराबर के NO2 आयन सक्रिय द्रव्यमान को दुगना कर दीजिए, I आयन के सक्रिय द्रव्यमान को दुगना कर दीजिए और H आयन के सक्रिय द्रव्यमान को भी दुगना कर दीजिए। तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा और 2 दूनी 4, 16 NO2 आयन सक्रिय द्रव्यमान, I आयन सक्रिय द्रव्यमान, H आयन सक्रिय द्रव्यमान की घात 2 और इतनी वैल्यू समीकरण नंबर 1 से dx अपॉन dt के बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं यदि NO2 आयन सक्रिय द्रव्यमान, I आयन सक्रिय द्रव्यमान, H आयन सक्रिय द्रव्यमान को दुगुना कर दें तो अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग के 16 गुना हो जाएगा। अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको अवश्य करिएगा। कठिनाई या परेशानियां आती है तो फिर उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टडी करते हैं। जैसा कि आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, अभिक्रिया A=B के लिए अभिकारक की सांद्रता 9 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग 3 गुना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो अभिक्रिया दे रखी है A=B, अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt समानुपाती A के सक्रिय द्रव्यमान की घात अल्फा। यहाँ पर हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है और वह ही अभिक्रिया की कोटि होगी। समानुपाती का चिन्ह हटा दीजिए, एक नियतांक लगा दीजिए k, जिसे हम वेग स्थिरांक बोलेंगे। समीकरण नंबर 1। यदि हम न्यूमेरिकल को देखें तो वह कहता है अभिकारक की सांद्रता 9 गुना करने पर, अभिकारक की सांद्रता 9 गुना कर दीजिए, अभिक्रिया का वेग 3 गुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग 3 गुना कर दीजिए, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से भाग कर दीजिए। 3 dx अपॉन dt बराबर k 9 A सक्रिय द्रव्यमान की घात अल्फा अपॉन k A के सक्रिय द्रव्यमान की घात अल्फा। जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। 3 इजिकल टू 9 A अपॉन A के सक्रिय द्रव्यमान की घात अल्फा 3 9 की घात अल्फा। इसको इस प्रकार से लिख दीजिए। 3 इसको हम लिख देंगे 3 की घात 2, 3 की घात 2 अल्फा। इसका मतलब है तो 1 बराबर 2 अल्फा, तो अल्फा बराबर 1/2, यानी कि अभिक्रिया की कोटि 1/2 है। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टडी करते हैं। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, अभिक्रिया 2x = x2 के लिए अभिकारक की सांद्रता 3 गुनी कर देने पर अभिक्रिया का वेग 27 गुना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर अभिक्रिया का वेग निकाल लेंगे। मान लीजिए अभिक्रिया का जो वेग है dx अपॉन dt बराबर k x के सक्रिय द्रव्यमान की घात अल्फा। जैसे कि हम पीछे भी कहते हुए आ रहे हैं कि जो अल्फा होगा वही अभिक्रिया की कोटि होगा। अब प्रथम कंडीशन में ये कहते हैं अभिकारक की सांद्रता 3 गुनी कर दीजिए। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, अभिकारक की सांद्रता हमने 3 गुनी कर दी तो अभिक्रिया का वेग 27 गुना हो जाता है। समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से भाग कर दीजिए। 27 dx अपॉन dt और dx अपॉन dt बराबर k 3x सक्रिय द्रव्यमान की घात अल्फा और k x के सक्रिय द्रव्यमान की घात अल्फा। जो पद कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर दीजिएगा। 27/1 बराबर 3x अपॉन x की घात अल्फा। इसको लिख दीजिए 3 टू द पावर 3 बराबर 3 टू द पावर अल्फा। तो 3 इजिकल टू अल्फा
यानी कि अभिक्रिया की कोटि 3 है। इस प्रकार से आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अभिक्रिया से कोटि के संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने एक स्थान पर ही ले रखे हैं। आप इनको ध्यान से करिएगा और यदि कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए सभी प्रकार के वेग स्थानांक की इकाई मैंने सामने ग्रीन बोर्ड पर लिख दी है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी उसकी वेग स्थानांक की इकाई समय इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की वेग स्थानांक की इकाई मोल इनवर्स लीटर समय इनवर्स, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थानांक की यूनिट या इकाई मोल की घात -2 लीटर की घात 2 समय इनवर्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थानांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। तो आपकी कॉन्सेप्ट को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का एक सवाल दे रखा है। निम्नलिखित वेग स्थानांक की सहायता से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर वेग स्थानांक की यूनिट देखनी होगी। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में वेग स्थानांक की यूनिट दे रखी है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो मोल इनवर्स लीटर समय इनवर्स यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसकी अभिक्रिया की कोटि 2 है। सेकेंड पार्ट में जो इकाई है वेग स्थानांक की वो सेकेंड इनवर्स है। तो समय इनवर्स यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और जबकि थर्ड पार्ट में वेग स्थानांक की इकाई है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जो थर्ड पार्ट है उसकी अभिक्रिया की कोटि 0 है। तो इस प्रकार ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रासायनिक बलगतिकी के न्यूमेरिकल्स की स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर शुरू होने पर भी बताया था कि रासायनिक बलगतिकी के न्यूमेरिकल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के न्यूमेरिकल यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। अब हम थर्ड कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। थर्ड कैटेगरी के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं केवल आपसे यही कहना चाहूँगा कि इनसे संबंधित फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फॉर्मूले रखते हैं। इनका डेरिवेशन भी हमने थ्योरेटिकल लेक्चर में किया है। यदि आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आप इन न्यूमेरिकल्स को इजीली कर सकते हैं। इस क्रम का जो पहला न्यूमेरिकल है वह सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है 373 केल्विन पर N2O5 का तापीय अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यदि अभिक्रिया की अर्धायु काल तो टी हाफ इसने दे रखा है 4.6 सेकेंड और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कह रहे हैं। तो अभिक्रिया का वेग स्थानांक ज्ञात कीजिए। के का मान ये ज्ञात करवाने को कह रहे हैं। अर्धायु काल दे रखा है, दोनों में एक रिलेशन है। के बराबर 0.6932 अपॉन टी हाफ। केवल आपको वैल्यू इसमें पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। आपको भी लग रहा होगा कि ये जो कैलकुलेशन है टफ है, काफी समय लेगी। यदि बोर्ड एग्जाम में ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप केवल इसकी यूनिट लिखी आइए। क्योंकि टी हाफ की जो इकाई है वो सेकंड है, तो के की इकाई हो गई प्रति सेकंड। यदि आपके पास समय है तो आप इसकी कैलकुलेशन करिएगा, अन्यथा इसको यहाँ पर ही ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो न्यूमेरिकल हैं वो बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वह तभी ही होंगे जब आपको इनसे संबंधित न्यूमेरिकल के फॉर्मूले याद हैं। इसके लिए हमने अपने थ्योरेटिकल लेक्चर में इनके फॉर्मूले ड्राइव किए हैं। तो एक बार आप अवश्य थ्योरेटिकल लेक्चर देख लीजिएगा, किस तरीके से इनके फॉर्मूले बनते हैं और इनको याद करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिया है। यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वेग स्थानांक की वैल्यू 13.89 × 10⁻2 सेकेंड इनवर्स आएगी। मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पर रिपीट करा देता हूँ कि थोड़ी कैलकुलेशन इनकी टिपिकल होगी। तो यदि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना समय आपके पास बोर्ड एग्जाम में है, तो आप कैलकुलेशन करिएगा। अन्यथा की स्थिति में आप केवल यूनिट लिख दीजिएगा, वह ही सफिशिएंट है। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल है। सवाल में कहा जा रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का
वेग स्थिरांक के की वैल्यू दे रखी है 5.5 गुणा 10 की घात माइनस के 4 सेकेंड इनवर्स, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कह रहे हैं अर्धायु काल की गणना कीजिए। टी हाफ पूछ रहे हैं। आप जानते हैं कि टी हाफ बराबर 0.6932 अपॉन के की वैल्यू लगा दीजिए 5.5 गुणा 10 की घात माइनस के 4। फिर से मैं वही बात बोलूंगा, यदि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप यहाँ पर अर्धायु काल की यूनिट अर्थात इकाई लिख दीजिएगा। यदि के की इकाई सेकंड इनवर्स है तो अर्धायु काल की इकाई होगी सेकंड। अगर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको कैलकुलेट करके लिख दिया है। कैलकुलेशन करने पर 1260.36 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल 1260.36 सेकंड है। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टडी करते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप उसको लिखा हुआ देख सकते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। फिर कह रहे हैं 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगता है। तो इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपसे वेग स्थिरांक की गणना करवा रहा है और दूसरे पार्ट में आपसे समय की गणना करवा रहा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो फॉर्मूला है वह आप जानते हैं, के बराबर 2.303 बटे टी लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे शेष सांद्रता। अभी यहाँ पर पहले पार्ट में 50 मिनट में 40% अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो जब परसेंटेज में बात हो रही है तो प्रारंभिक मात्रा 100% होगी। मान लगा दीजिए 2.303 बटे 50 लॉग 100। 40% पूर्ण हो गई तो शेष बची 100 माइनस 40। 2.303 बटे 50 लॉग 100 बटे 60। इसको 2.303 बटे 50 लॉग 10 माइनस लॉग 6। लॉग 10 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है और लॉग 6 की वैल्यू ऐसा करके निकाल लेंगे लॉग 2 इंटू 3। लॉग का फॉर्मूला लगा दिए लॉग 2 प्लस लॉग 3। लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 और लॉग 3 की वैल्यू 0.4771। सरल कर लीजिए, 7 और 1 8 और 7 और 4 और 3 7, इतनी आ गई। मान लगा दीजिए 2.303 बटे 50 1 माइनस 0.7781। सरल कर लीजिए 2.303 बटे 50 गुणा, इसको घटा लीजिए, 10 में से 1 गया 9 बचे, 9 में से 8 गया 1 बचे, 9 में से 7 गया तो 2 बचे, इतना बराबर 2.303 बटे 50 और इसको मान लीजिए 0.2। सरल कर लीजिए 2 3 6 और 0 और 6 और 2 दूनी 4। 50 गुणा 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, ये हो जाएंगे 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1 और 4 2 जा 8 और 9 इंटू 10 टू दी पावर -2। यूनिट लिख दीजिए इसकी प्रति मिनट। इस प्रकार से आप इसका पहला पार्ट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगता है। तो वेग स्थिरांक तो हम इसका ज्ञात कर चुके हैं 9.212 गुणा 10 की घात -2 प्रति मिनट। फिर से वही बात है कि 80% पूर्ण हो रही है
कितना समय लगेगा, मान लीजिए टी समय लगेगा, log 100 और 100 माइनस 80, ए का मान लगा दीजिए यहाँ पर 9.2 गुणा 10 की घात माइनस के 2, 9.2 गुणा 10 की घात माइनस 2 बराबर 2.303 बटे टी log 100 बटे 20 पंजे 100 log 5 का मान हमें मालूम है 0.699। अब आपको इसमें कैलकुलेशन ही करनी शेष रह गई है। टी की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर, तो पक्षांतर कर लीजिए। टी बराबर 2.303 गुणा 0.699 अपॉन 9.2 इंटू 10⁻⁻²। सॉल्व कर लीजिएगा और इसका उत्तर मिनट में आ जाएगा। तो 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा वह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक का एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिखाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम जानते हैं कि बराबर 2.303 बटे टी लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे शेष सांद्रता। जैसे मैंने पहले भी बोला था, यदि सांद्रता प्रतिशत में होगी तो प्रारंभिक सांद्रता का मान होगा 100 और शेष मात्रा हो जाएगी 100 माइनस मूल कितनी हो गई 99.9। के का मान टी हाफ के पदों में 0.693 अपॉन टी हाफ 2.303 अपॉन टी लॉग 100 बटे 0.1 लॉग 1000 का मान होगा 3। और 0.693 को हम लिख सकते हैं 2.303 गुणा 0.301। इन दोनों की गुणा जो होती है 0.693 होती है अपॉन टी हाफ बराबर 2.303 गुणा 3 बटे टी, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा 0.301 बटे टी हाफ बराबर 3 बटे टी। इसको मैं लिख देता हूं 0.3 टी हाफ बराबर 3 बटे टी, दशमलव उड़ाकर यहाँ 10 बना दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 बटे 10 टी हाफ बराबर 1 बटे टी। यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 10 टी हाफ बराबर टी, यानी प्रारंभिक समय का 10 गुना अर्धायु काल होगा, या अर्धायु काल का 10 गुना प्रारंभिक समय होगा। ये हम इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टडी करते हैं। हमने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख सकते हैं। N2O5 का वियोजन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है, N2O5 गैस इजिकल टू N2O4 गैस प्लस 1/2 O2 गैस। 398 केल्विन ताप पर N2O5 की सांद्रता 1.24 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मोल प्रति लीटर है। यदि 60 मिनट के बाद N2O5 की सांद्रता 0.20 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मोल प्रति लीटर हो जाए तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक है के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे टी समय बाद सांद्रता।
मान लगा दीजिए इसमें 2.303 बटे टी का मान दे रखा है इसने 60 मिनट। लॉग प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है इसने 1.24 × 10⁻² मोल प्रति लीटर, और टी समय के बाद यानी 60 मिनट के बाद सांद्रता दे रखी है 0.20 × 10⁻² मोल प्रति लीटर। कैंसिल कर दीजिए 2.303 बटे 60 लॉग 1.24 बटे 0.20 दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दीजिए 2.303 बटे 60। या तो आप यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला लगा दीजिए। हम जानते हैं कि लॉग m/n बराबर होता है log m माइनस log n, और फिर इनके मान लॉग टेबल से देख लेंगे, सरल कर लेंगे, और k का मान प्रति मिनट में हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी है, आप इसको समझ सकते हैं, और इसी प्रकार से कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर अर्थात वेग स्थिरांक का मान प्रति मिनट में ज्ञात कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको करने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टडी करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख सकते हैं, N2O5 का वियोजन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। N2O5 के वियोजन पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। एक टेबल दे रखी है। जब समय 0 सेकंड है तो कुल दाब 0.500 वायुमंडल है, और 100 सेकंड के बाद कुल दाब 0.512 वायुमंडल हो गया। तो जब प्रारंभिक समय 0 है तो ये अभिकारक का दाब होगा, और जैसे जैसे समय व्यतीत होगा रिएक्शन आगे को कंप्लीट होगी। तो जब रिएक्शन होगी N2O5 = N2O4 प्लस हाफ O2, तो उसमें उत्पाद भी हमको प्राप्त होंगे। तो यहाँ जो ये दे रखा है ये मिश्रण का कुल दाब दे रखा है हमको, और यहाँ पर ये जो दे रखा है ये अभिकारक का दाब दे रखा है। शुरू में अभिकारक का दाब 0.5 atm है, जब अभिक्रिया नहीं हुई, उत्पाद नहीं बने। 100 सेकंड के बाद माना कि उत्पाद का दाब जो है वो P वायुमंडल है, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल हमने P वायुमंडल के बराबर माना है, और यहाँ पर आधा मोल है, तो ये P/2 वायुमंडल के बराबर होगा। और क्योंकि ये 1 मोल है तो ये कम हो जाएंगे 0.5 माइनस P। तो 100 सेकंड के बाद मिश्रण का कुल दाब 0.5 माइनस P प्लस P/2, ये कैंसिल हो गया, और मिश्रण का कुल दाब दे रखा है इसने 0.512। सरल कर लीजिए, घटा दीजिएगा तो 0.512 माइनस 0.5 P/2, यहाँ पर आ जाएगा 0.012 बराबर P/2, यानी कि P का मान आ जाएगा 0.024 atm। तो प्रारंभिक दाब है 0.5 atm, और 100 सेकंड के बाद दाब है 0.5 माइनस P। P का मान लगा दीजिए 0.024। सरल कर लीजिए, 10 में से 4 गया 6 बचे, 9 में से 2 गया 7 बचे, इतना आ गया।
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K बराबर 2.303 बटे T लॉग प्रारंभिक दाब बटे T समय बाद दाब। मान लगा दीजिए 2.303 बटे 100, प्रारंभिक दाब है 0.5 और T समय के बाद दाब है 0.476। दो 2.303 बटे 100 लॉग 500 बटे 476। लॉग का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो लॉग टेबल से हमने लॉग 500 का मान लगा दिया और लॉग 476 का मान लगा दिया। इसको सरल कर लेंगे और वेग स्थिरांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी है। आप भी इसी प्रकार से कैलकुलेशन करके वेग स्थिरांक का मान वायुमंडल प्रति सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टडी करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। अभिक्रिया 2a + b = c + d के लिए कुछ आंकड़े दे रखे हैं। यदि a की सांद्रता 0.1 और b की सांद्रता 0.1 है तो अभिक्रिया का वेग 6 × 10⁻³ है। इसी प्रकार से a की भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर और b की भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर इन्होंने अभिक्रिया का वेग दे रखा है। कह रहे हैं अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए, अभिक्रिया की दर समीकरण ज्ञात कीजिए, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमने यहाँ पर ये माना कि अभिक्रिया में A के अल्फा अणु और B के बीटा अणु अपनी सांद्रता चेंज कर रहे हैं और उत्पाद दे रहे हैं। अभिक्रिया का वेग केवल उन्हीं अभिकारकों के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के समय चेंज होती है। तो A के अल्फा अणु हैं और B के बीटा अणु हैं जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के समय चेंज हो रही है। यदि हम अल्फा और बीटा का मान निकाल लेंगे तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात हो जाएगी। तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती A के सक्रिय द्रव्यमान की घात अल्फा, B के सक्रिय द्रव्यमान की घात बीटा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ dx/dt बराबर K, A के सक्रिय द्रव्यमान की घात अल्फा, B के सक्रिय द्रव्यमान की घात बीटा। समीकरण नंबर 1। प्रथम शर्तानुसार अभिक्रिया का वेग है 6 × 10⁻³ और A की सांद्रता है 0.1 मोल प्रति लीटर, B की सांद्रता 0.1 मोल प्रति लीटर। समीकरण नंबर 2। द्वितीय शर्तानुसार अभिक्रिया का वेग है 7.2 × 10⁻²। A की सांद्रता है 0.3, B की सांद्रता 0.2। तृतीय शर्तानुसार अभिक्रिया का वेग 2.88 × 10⁻⁻1। A की सांद्रता 0.3, B की सांद्रता 0.4। चतुर्थ शर्तानुसार अभिक्रिया का वेग है 2.4 × 10⁻²। A की सांद्रता 0.4, B की सांद्रता 0.1। विभिन्न समीकरण हमको प्राप्त हो गई। यदि हम समीकरण नंबर 2 और 5 को एक दूसरे से डिवाइड कर दें
तो हम अल्फा का मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 2 तथा 5 से 2.4 गुणा 10 की घात -2 बटे 6.0 गुणा 10 की घात -3 के 0.4 की घात अल्फा, 0.1 की घात बीटा के 0.1 की घात अल्फा और 0.1 की घात बीटा कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। 240 बटे 6 बराबर 0.4 बटे 0.1 की घात अल्फा, 6 से डिवाइड कर दीजिए। 60 है नीचे, इस तरीके से आ जाएगा। अल्फा का मान 1 मिल गया, तो अल्फा का मान हमको 1 प्राप्त हो गया। यदि हम समीकरण नंबर 3/4 को डिवाइड कर देंगे तो हमें बीटा का मान मिल सकता है। तो तीसरी समीकरण में 7.2 गुणा 10 की घात -2 और 2.88 10 की घात 1 माइनस के बराबर 0.3 अल्फा, 0.2 बीटा के 0.3 अल्फा, 0.4 बीटा कैंसिल हो गए। जीरो दशमलव 2 बटे 0.4 बीटा, दशमलव हटा दीजिए। न 10 की घात -1, 1/2 की घात बीटा, इसको लिख दीजिए यहां पर 72। 720 में 10 की घात -1 है, बराबर 4 बार काट दीजिए। ये हो जाएगा 1/2 की घात 2 बराबर 1/2 की घात बीटा। इस प्रकार से बीटा की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाएगी। अभिक्रिया की दर समीकरण निकाल दीजिए। अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 2 है, तो दर समीकरण dx अपॉन dt बराबर, मान लगा दीजिए समीकरण नंबर 1 में। अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान 2 है, तो दर समीकरण आ गई के ए की सक्रिय द्रव्यमान की घात 1, बी के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा 1 + 2, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कर दीजिए। ये जो k है इसका मान ज्ञात करना है, तो 6 गुणा समीकरण नंबर 2 से कर लीजिए, चाहे 3 से कर लीजिए। 2 से 6 गुणा 10 की घात -3 के 0.1 की घात 1, 0.1 की घात 2
तो 6 गुणा 10 की घात माइनस के 3 बराबर के, ये आ गया 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1, 6 10 की घात माइनस के 3, तो वेग स्थिरांक का मान आ गया 6। इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टडी करते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं ए तथा बी अभिकारक के मध्य होने वाली अभिक्रिया ए तथा बी के विभिन्न सांद्रताओं पर अभिक्रिया की दर निम्न प्रकार पाई जाती है। एक टेबल दे रखी है, उसमें ए की सांद्रता बी की सांद्रता भिन्न भिन्न है। शुरू में ए की सांद्रता 0.2 और बी की सांद्रता 0.3 मोल प्रति लीटर है, तो अभिक्रिया का वेग 5.07 गुणा 10 की घात माइनस के 5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर अभिक्रिया का भिन्न भिन्न वेग दे रखा है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि अभिक्रिया की कोटि उन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के समय चेंज होती है। तो चूंकि इसमें दो अभिकारक हैं, ए प्लस बी इक्वल टू उत्पाद, तो अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt बराबर के, ए के शक्ल द्रव्यमान की घात अल्फा, बी के शक्ल द्रव्यमान की घात बीटा, समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। यहाँ पर अल्फा और बीटा क्रमशः ए और बी के उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के समय चेंज हो रही है। अब हम टेबल में देखते हैं। पहली कंडीशन के अनुसार ए की सांद्रता 0.2 मोल प्रति लीटर और बी की सांद्रता 0.3 मोल प्रति लीटर और अभिक्रिया का वेग 5.07 गुणा 10 की घात माइनस के 5। तो प्रथम शर्त के अनुसार अभिक्रिया का वेग है 5.07 गुणा 10 की घात माइनस के 5 बराबर के, ए की सांद्रता है 0.2 और बी की सांद्रता 0.3, 0.2 और 0.3, समीकरण नंबर 2 कह दीजिए। द्वितीय शर्तानुसार अभिक्रिया का वेग है 5.07 गुणा 10 की घात माइनस के 5, 5.07 गुणा 10 की घात माइनस के 5 बराबर के, ए की सांद्रता है 0.2 और बी की सांद्रता है 0.10, 0.2 और 0.10, समीकरण नंबर 3। तृतीय शर्तानुसार अभिक्रिया का वेग है 7.16 गुणा 10 की घात माइनस के 5, ए की सांद्रता दे रखी है 0.2 और बी की सांद्रता 0.05, 0.05, समीकरण नंबर 4। समीकरण 2, 3, 4 को सॉल्व करके हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। यदि हम समीकरण 2 और 3 को भाग कर देते हैं तो हम बीटा की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो समीकरण 2 तथा 3 से 5.07 गुणा 10 की घात माइनस के 5 बटे 5.07 गुणा 10 की घात माइनस के 5 बराबर के 0.2, 0.3 के 0.2, 0.1, 0 की घात बीटा कैंसिल कर दीजिए। 1 बराबर 0.3 बटे 0.1 की घात बीटा या 1 बराबर 3 की घात बीटा, 3 की घात 0 बराबर 3 की घात बीटा, और बीटा की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि हम जानते हैं यदि किसी अंक की घात 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो बीटा का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब समीकरण नंबर 3 और 4 से अल्फा की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। समीकरण 3 व 4 से (5.07 गुणा 10 की घात माइनस के 5 बटे
7.16 गुणा 10 की घात -5 बराबर के 0.2 की घात अल्फा और 0.1 की घात बीटा के 0.2 की घात अल्फा और 0.05 की घात बीटा। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर एक की सांता 0.4 दे रखी है, तो यहाँ पर एक की सांता कर दीजिए 0.4। 0.4 कैसे के कैंसिल, 10 की घात -5 से 10 की घात -5 कैंसिल, 507/616 बराबर 0.2/0.4 की घात अल्फा और 0.1 और 0.05 की घात बीटा। बीटा की वैल्यू हमें मालूम है, बीटा बराबर 0 है, तो 507/716 बराबर 2/4 की घात अल्फा और 10/5 की घात 0। और इसको सरल कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं 507/716 बराबर 2/4 की घात अल्फा 1/2 कर दीजिए की घात अल्फा और 10/5 की घात 0, तो इसका वैल्यू 1 हो गई। तो 507/716 बराबर 1/2 की घात अल्फा। यहां से हमको अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है। लॉग 507/616 बराबर लॉग 1/2 की घात अल्फा लॉग 507 माइनस लॉग 716 बराबर अल्फा लॉग 1 माइनस लॉग 2। लॉग 507, इसमें 3 अंक है तो पूर्णांश हो गया 2, 50 का 7 पर लॉग देख लेंगे जो कि 50 होगा। इसी प्रकार से 716 में 3 अंक है, पूर्णांश 2 हो गया और 71 का 6 पर लॉग देख लेंगे जो कि 85 56 अल्फा लॉग 1 का मान 0, लॉग 2 का मान 0.3010। सरल कर लीजिए इसको, ये वाला पद बड़ा है, माइनस में आएगा तो 6 तो आ गया ऐसे ही, और 5 में से 5 गया 0, 5 ऐसे ही आ गया, 8 में से 7 गया 1, 0.15 आएगा माइनस 0.3010 अल्फा। तो अल्फा बराबर आ गया 0.1506/0.3010। सरल कर लेंगे तो 1/2। तो इस प्रकार अल्फा की वैल्यू 1/2 प्राप्त हो जाती है। ऊपर अभिक्रिया की जो वेग पद है उसमें अल्फा और बीटा का मान लगा देते हैं, dx/dt बराबर के। अल्फा का मान आया है 1/2 और बीटा का मान आया है 0। तो अभिक्रिया की कोटि अल्फा और बीटा को जोड़ दीजिए, अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का मान है 0, तो अभिक्रिया की कोटि 1/2 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो आंकड़े यहाँ पे दे रखे हैं उसके अनुसार अभिक्रिया की कोटि 1/2। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टडी करते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप इसको लिखा देख सकते हैं। इसमें कह रहे हैं कि 2a + b2 = 2ab के लिए 300 केल्विन पर अभिक्रिया की दर निम्न सारणी में दी गई है। पहले जैसा ही न्यूमेरिकल है, a की और b की भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर अभिक्रिया की वेग दे रखी है और कह रहे हैं अभिक्रिया की कोटि बताइए, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बताइए। जब a की सांद्रता 0.02 मोल प्रति लीटर और b की सांद्रता 0.04 मोल प्रति लीटर है तो अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। तो रिएक्शन में हमने ये माना कि a के अल्फा और b के बीटा
अणु रासायनिक अभिक्रिया में योगदान करते हैं तो अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt बराबर के, ए के सक्रिय द्रव्यमान की घात अल्फा, बी के सक्रिय द्रव्यमान की घात बीटा। समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। प्रथम शर्तानुसार अभिक्रिया का वेग है 1.8 गुणा 10 की घात माइनस के 3 और ए का सक्रिय द्रव्यमान है 0.015, बी का सक्रिय द्रव्यमान है 0.15। समीकरण नंबर 2 इसी प्रकार है। द्वितीय शर्त के अनुसार अभिक्रिया का वेग है 10.8 गुणा 10 की घात माइनस के 3, ए का सक्रिय द्रव्यमान 0.09, बी का सक्रिय द्रव्यमान 0.15। तीसरी शर्त के अनुसार अभिक्रिया का वेग 5.4 गुणा 10 की घात माइनस के 3, ए का सक्रिय द्रव्यमान 0.015, बी का सक्रिय द्रव्यमान 0.45। अब इन समीकरण नंबर 2, 3, 4 को इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिएगा कि अल्फा और बीटा के मान ज्ञात हो जाए। यदि हम समीकरण 2 और 3 को एक दूसरे से डिवाइड कर दें, समीकरण 2 व 3 से 1.8 गुणा 10 की घात माइनस के 3, 10.8 गुणा 10 की घात माइनस के 3 बराबर के 0.015 की घात अल्फा, 0.15 की घात बीटा अपॉन के 0.09 की घात अल्फा और 0.15 की घात बीटा कैंसिल कर दीजिए। 1.8 बटे 10.8, इसको लिख दीजिए 0.015, इसको लिख दीजिए 0.090। ये हो जाएगा 18/108, ये हो जाएगा 15/90। 15 छिक्का 90 और 18 छिक्का 108, 1/6 और 1/6 की घात अल्फा। तो अल्फा का मान 1 आ गया। अब समीकरण नंबर 3 और 4 को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। यदि हम समीकरण नंबर 3, 4 को रख दीजिए, समीकरण नंबर 2 और 4 को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए तो बीटा का मान निकल आएगा। तो समीकरण नंबर 2 व 4 से 1.8 गुणा 10 की घात माइनस के 3 अपॉन 5.4 गुणा 10 की घात माइनस के 3 बराबर के 0.015 की घात अल्फा और 0.15 की घात बीटा अपॉन के 0.015 की घात अल्फा, 0.45 की घात बीटा कैंसिल कर दीजिए। 18/54 और 15/45 की घात बीटा। 18 दिया 54, 15 दिया 45, तो बीटा का मान 1 आ गया। तो वेग पद की समीकरण बना दीजिए। प्रथम शर्त, द्वितीय शर्त और तृतीय शर्त के अनुसार हमने अल्फा और बीटा के मान ज्ञात कर लिए हैं। तो dx अपॉन dt बराबर के, ए के सक्रिय द्रव्यमान की घात 1 क्योंकि अल्फा का मान 1 है और बी के सक्रिय द्रव्यमान की घात 1। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया की वेद समीकरण हमको प्राप्त हो गई। अभिक्रिया की कोटि निकाल दीजिए, 1 और 1। अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान 1 है, तो 2
कह रहे हैं अभिक्रिया वेग स्थिरांक निकाल दीजिए। तो किसी भी समीकरण में चाहे 2 हो चाहे वो 3 हो, उसमें आप अल्फा या बीटा का मान लगा दीजिए। तो समीकरण नंबर 2 से क्या थी, 1.8 गुणा 10 की घात -3 बराबर के 0.015 अल्फा का मान 1 और 0.15 बीटा का मान 1, 1.8 गुणा 10 की घात -3 बराबर के 15 गुणा 10 की घात -3 और 15 गुणा 10 की घात -2। 10 की घात -3 से 10 की घात -3 कैंसिल हो गया। 1.8 बराबर के 15 की 15 से गुणा कर दीजिए, 225 गुणा 10 की घात -2 के बराबर 1.8 बटे 225 गुणा 10 की घात -2, 1.8 गुणा 10 की घात +2 बटे 225। इसको आप लिख दीजिए 180 बटे 225। सरल कर लीजिएगा तो के का मान आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि 0.8 होगा। अल्फा बीटा और के इनका मान हम प्राप्त कर चुके हैं। तीसरे पार्ट में कह रहे हैं यदि ए की सांद्रता 0.02 मोल प्रति लीटर है, बी की सांद्रता 0.04 मोल प्रति लीटर है, तो अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। तो मान लगा दीजिए इसमें। के का मान आपको मालूम है, के का मान है 0.8 और ए की सांद्रता कह रहे हैं 0.02 की घात 1 और बी की सांद्रता कह रहे हैं 0.04 की घात 1, 0.8 गुणा ये हो गया 2 गुणा 10 की घात -2, ये हो गया 4 गुणा 10 की घात -2। सरल कर दीजिए, इसको लिख लीजिए 6.4 आ गया, 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल है और इन न्यूमेरिकल्स को बार बार कीजिएगा। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। यहाँ पर हमने रासायनिक बल गतिकी के न्यूमेरिकल्स की स्टडी की। शुरुआत में भी मैंने आपसे बोला था ये न्यूमेरिकल्स तभी समझ में आएंगे जब आप रासायनिक बल गतिकी के सैद्धांतिक पार्ट अर्थात थ्योरेटिकल लेक्चर्स को देखें और उनको स्पष्ट रखें। साथ में मैंने ये भी कहा था कि रासायनिक बल गतिकी के न्यूमेरिकल 3 प्रकार से हमने डिवाइड किए हैं और तीनों ही कैटेगरी को हमने अलग अलग हिसाब से समझाया है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वहां पर आप इस बात को ध्यान रख रहे होंगे कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के रासायनिक बल गतिकी के न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने एक ही कैटेगरी में लिखे हैं। रासायनिक बल गतिकी के थ्योरेटिकल लेक्चर्स और न्यूमेरिकल लेक्चर्स, इन दोनों लेक्चर्स के PDF फाइल हमारे पास अवेलेबल हैं। यदि आपको चाहिए तो वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप पर मंगवा सकते हैं। सभी न्यूमेरिकल्स NCERT के या फिर बोर्ड एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं। लगभग हमने 29 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर किए हैं और इनको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार लिख करके करिएगा। थ्योरेटिकल लेक्चर्स को देखिएगा और उनके नोट्स जरूर बनाइएगा। न्यूमेरिकल्स भी आप इनको करिएगा और कम से कम 3 या 4 बार ये आपको न्यूमेरिकल्स करने होंगे, तब जाकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रासायनिक बल गतिकी के थ्योरेटिकल लेक्चर्स और न्यूमेरिकल लेक्चर्स दोनों को आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नॉलेज को क्लियर कर सकते हैं। यदि कुछ और न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट लगे तो आप आगे भी इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स के वीडियो लेक्चर्स देखेंगे।